सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपको कक्षा छठी के गणित से प्रश्नावली 4.5 के सवालों का हल करना सिखाया जाएगा। तो बच्चों, इसमें 1, 2, 3 सवाल दिए गए हैं और ये सभी सवाल बच्चों चतुर्भुज के बारे में दिए गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ आकृतियाँ बनाई हैं। तो इनमें 1, 2, 3, 4, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 4 भुजाएं हैं, यानी कि ये 4 भुजाओं वाली आकृतियाँ हैं। तो इन्हीं 4 भुजाओं वाली आकृतियों को बच्चों कहते हैं चतुर्भुज। चतुर का अर्थ होता है 4 और भुज का अर्थ होता है भुजा, यानी कि 4 भुजाओं वाली आकृति या 4 भुजाओं वाला बहुभुज, इसको हम बोलते हैं बच्चों चतुर्भुज। तो आपको ये याद रखना है कि चतुर्भुज क्या होता है। 4 भुजाओं वाला बहुभुज चतुर्भुज होता है। तो जैसे कि त्रिभुज में था, कोण में था, इसका अंदर का भाग इसका हो जाता है अभ्यंतर, अभ्यंतर, और ये इसका बहिर्भाग है बच्चों। बहिर्भाग जैसे इसका ले लें, इसका भी ले लें, तो ये बहिर्भाग यानी कि बाहर का भाग इसका हो जाएगा बहिर्भाग। ये अभ्यंतर है, ये बहिर्भाग है, और ये इसके शीर्ष होते हैं। जैसे त्रिभुज में 3 शीर्ष थे, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं बच्चों। और चतुर्भुज का नाम लिखते समय हमें ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे PQRS। तो हमें यहाँ से शुरू करके इस तरह से दाएं तरफ इस तरह नाम लिखना होता है। तो हम यहाँ पर इसको नाम भी इस तरह से लिखते हैं PQRS, जैसे हमने इसमें नाम लिखा है PQRS। इसी तरह से हम ज्यों का त्यों इसको यहाँ लिखते हैं। इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं बच्चों कि PSQR, ये गलत हो जाता है। तो इसका नाम लिखते समय भी आपको याद रखना है, जैसे एक बिंदु से शुरू करके फिर इस तरह से क्रम वाइज दाएं तरफ घूमते हुए क्रम वाइज इसका नाम लिखना है। अब आपको इसमें 2-3 बातें और याद रखनी हैं कि जो इसके आमने सामने के कोण होते हैं, जैसे कि ये कोण है, तो इनको बोलते हैं सम्मुख कोण। आमने सामने के कोणों को बच्चों बोलते हैं सम्मुख कोण। मान लीजिए ये ABCD है, चाहे आप इस बिंदु से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह से घूम के हमें नाम लिखना है। यहाँ से शुरू करेंगे तब भी इसी तरीके से इसके दाईं तरफ इस तरह से घूमते हुए हमें नाम लिखना है। तो ये सम्मुख कोण कोण B और कोण D हो जाएंगे, और कोण A कोण C के सम्मुख है बच्चों। तो इस तरह से ये आमने सामने के कोणों को बोलते हैं सम्मुख कोण। और जो कोण बच्चों एक ही भुजा पर स्थित होते हैं, जैसे ये BC भुजा पर स्थित हैं दोनों, तो इनको कोण B व कोण C को हम बोलेंगे बच्चों आसन्न कोण, आसन्न कोण। और इसी तरीके से बच्चों जो भुजा आमने सामने होती है, जैसे BC भुजा इसके सामने है, या इसमें भी PQSR के सामने है, तो BC व AD, BC व AD क्या हैं? सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं बच्चों। BC AD के सामने है, और ये AB भुजा बच्चों DC के सामने है। AB व DC ये दोनों भी सम्मुख भुजाएं हैं। और बाकी जो ये साथ में भुजाएं हैं, जैसे कि AB और BC, तो AB और BC में आप देख रहे हैं कि B बिंदु साझा है या कॉमन है, या हिंदी में हम उभयनिष्ठ बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। तो एक बिंदु इनमें कॉमन होता है, तब इनको AB व BC, इनमें एक बिंदु बच्चों कॉमन है, ये B बिंदु, तो इनको बोलते हैं हम आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाओं का युग्म, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, आसन्न भुजाएं या आसन्न भुजाओं का युग्म। तो AB और BC आसन्न भुजाएं हैं बच्चों। फिर BC के साथ ही DC है, तो ये दोनों भी आसन्न भुजाएं हो जाएंगी। फिर CD और DA, इनमें D बिंदु एक साझा बिंदु है, इस तरह से ये भी आसन्न भुजाएं हो जाएंगी। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है, चतुर्भुज 4 भुजाओं की आकृति होती है, और फिर इसका नाम लिखते समय भी हमें क्रम वाइज बिंदुओं के नाम लिखने हैं, जैसे PQRS। इस तरह बीच में बिंदु नहीं उठाना है। इसका अंदर का भाग अभ्यंतर, बाहर का भाग बहिर्भाग। और फिर सम्मुख कोण आमने सामने के कोणों को कहते हैं, और आसन्न कोण बच्चों जो एक ही भुजा पर स्थित होते हैं दोनों, जैसे कि कोण B और कोण C, और कोण C और कोण D दोनों आपस में आसन्न कोण हैं, ये दोनों आपस में आसन्न कोण हैं। और फिर हमने सम्मुख भुजाओं के बारे में देखा कि आमने सामने की भुजाओं को सम्मुख भुजाएं कहते हैं।
फिर आसन्न भुजाओं के बारे में देखा कि जिनमें एक बिंदु कॉमन होता है, ऐसी भुजाओं को आसन्न भुजाएं कहते हैं। तो बच्चों एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि विकर्ण क्या होता है। विकर्ण चतुर्भुज के आमने सामने के शीर्षों को, जैसे ये आमने सामने के शीर्ष हैं बच्चों, ये डी इसके सामने है, ये इसके सामने है, तो अगर इनको मिला दिया जाए, जैसे इसको मिला दिया जाए इससे, तो इस रेखाखंड को बच्चों हम बोलते हैं विकर्ण। यानी कि चतुर्भुज के आमने सामने के शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड ये बनता है, इसको हम बोलते हैं विकर्ण। तो आपको एक परिभाषा और विकर्ण की यहाँ पर याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1, चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र खींचिए, इसके विकर्ण खींचिए, इनके नाम लिखिए। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? तो बच्चों सबसे पहले हमें चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र खींचना है। तो इस तरह से मान लीजिए आप कोई चतुर्भुज ले लीजिए, 4 भुजाओं की आकृति। और इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। अगर आप इस तरीके से आयताकार या वर्गाकार रूप में लेना चाहें तो इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। आप किसी भी तरीके से चतुर्भुज खींच सकते हैं। हमने यहाँ पर ये चतुर्भुज लिया है, मान लीजिए PQRS। आपको इनके नामों को ध्यान से रखना है और ध्यान से ही इनको बोलना है, जैसे कि PQRS। इस तरह से हमने ये खींच लिया है PQRS। इसके विकर्ण खींचिए। तो विकर्ण मैंने बताया था कि आमने सामने के जो शीर्ष होते हैं, जैसे P के सामने R है, इसको हम मिला देंगे, और फिर Q के सामने S है तो इनको भी मिला देंगे बच्चों इस तरह से। तो ये हमने विकर्ण खींच दिए हैं। इनके नाम लिखिए। तो इनके नाम लिख देते हैं, विकर्णों के नाम। विकर्णों के नाम तो PR तथा QS, ये विकर्णों के नाम हैं। अब देखते हैं बच्चों, क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है? तो प्रतिच्छेद का मतलब होता है बच्चों काटने वाला। तो विकर्णों को जो आपस में काट रहा है PR और QS को, ये बिंदु कहाँ पर स्थित है? ये इसके अभ्यंतर में स्थित है बच्चों। और यही पूछा हुआ है, क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है बहिर्भाग में? तो हम यहाँ पर दूसरा आंसर लिख देंगे कि जो ये विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं O, ये इसके अभ्यंतर में स्थित है चतुर्भुज के। विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है, अभ्यंतर में स्थित है। आप इस तरह के चतुर्भुज बनाकर भी इसमें विकर्ण खींच सकते हैं बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चतुर्भुज KLMN का एक रफ चित्र खींचिए, बताइए। पहले हम चतुर्भुज का KLMN का रफ चित्र खींचेंगे। चतुर्भुज KLMN, इस तरह से आपको रफ चित्र खींचना है। ये मापकर या प्रकार के द्वारा नहीं खींचना है। तो इसका नाम रख देते हैं KLMN। जैसे मैंने बताया था, यहाँ भी शीर्षों को क्रम वाइज ही नाम देना है। इस तरह से नहीं है कि K यहाँ रख दिया फिर L यहाँ रख देंगे, M यहाँ, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह रफ चित्र खींच दिया है। अब इसमें बताना है बच्चों, A पार्ट में सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म। तो सम्मुख का अर्थ होता है बच्चों सामने वाली, सामने वाली भुजा है बच्चों इसमें। जैसे KL भुजा है यहाँ से यहाँ तक, इसके बिल्कुल सामने MN भुजा है, और आपकी जो ये NK भुजा है, इसके सामने ये LM या ML भुजा है। तो इन्हीं का नाम हमें लिखना है। तो नंबर 1 में KL तथा KL के सामने बच्चों बिल्कुल सामने ये MN भुजा है। और दूसरा युग्म हम इसमें लिख देंगे, LM भुजा के सामने NK भुजा है, इसके सामने ये बिल्कुल LM तथा NK। अब देखते हैं बच्चों, सम्मुख कोणों के 2 युग्म, और
ये बच्चों रेखाखंड के रूप में है सभी भुजाएं, क्योंकि इनकी निश्चित दूरी है, जैसे के से एल तक। तो इनके ऊपर आपको इस तरह से रेखाखंडों के निशान लगाने हैं। रेखाखंड का निशान होता है ना, आपको याद होगा ये, इसके दोनों तरफ हमें बिंदु ही रखते हैं, तीर का निशान नहीं लगाते हैं, क्योंकि यह निश्चित होते हैं। सम्मुख कोणों के दो युग्म। तो सम्मुख का अर्थ बच्चों सामने वाले, और कोण आपको पता ही है कि जहाँ पर भी कोने बनते हैं। तो सम्मुख कोण जैसे कि के है, के के सामने है एम, तो यहाँ पर हम नंबर 1 युग्म लिखेंगे कोण के तथा कोण एम। नंबर 2 युग्म लिखेंगे बच्चों कोण एल और कोण एन। कोण एल तथा कोण एन इसके सामने है बिल्कुल ये। अब देखते हैं आसन्न भुजाओं के दो युग्म। आसन्न का अर्थ होता है बच्चों साथ लगती भुजाएं, और इन भुजाओं में बच्चों एक बिंदु हमेशा कॉमन होता है, जैसे कि एन के और के एल दोनों साथ लगती भुजाएं हैं, और इनमें हमेशा एक बिंदु, जैसे इसमें के बिंदु कॉमन है या उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर एक युग्म तो हम लिख देंगे एन के तथा के एल। नंबर 2 युग्म बच्चों, युग्म का अर्थ होता है बच्चों जोड़ा। ये हमें सभी जोड़े में लिखने हैं, क्योंकि युग्म का अर्थ जोड़ा होता है, दो दो लिखने हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप के एल मान लेते हैं एक भुजा, और दूसरी एल एम, इनमें भी एल बिंदु उभयनिष्ठ है। के एल और एल एम में एल बिंदु उभयनिष्ठ है, और एक उभयनिष्ठ या कॉमन बिंदु हो वही आसन्न भुजाओं का जोड़ा होता है। तो यहाँ पर के एल तथा एल एम दूसरा युग्म हम लिख देंगे, के एल तथा एल एम। यहाँ पर हम अन्य युग्म भी बना सकते हैं बच्चों, जैसे एल एम और एम एन में एम बिंदु उभयनिष्ठ है, फिर एम एन भुजा और एन के भुजा में एन बिंदु उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों भी आसन्न भुजाएं हैं। अब देखते हैं बच्चों डी पार्ट में आसन्न कोणों के दो युग्म। तो आसन्न कोण बच्चों ऐसे कोण होते हैं जो एक ही भुजा पर स्थित होते हैं, जैसे कि कोण के और कोण एल। तो यहाँ पर एक बार बच्चों ये रेखाखंड के निशान आपको लगाने हैं। के और कोण एल नंबर 1 युग्म हो जाएगा, तथा कोण एल नंबर 2 युग्म। कोण एल और कोण एम ये दोनों भी एक भुजा पर स्थित हैं, कोण एल तथा कोण एम। और भी आप युग्म यहाँ से लिख सकते हैं। इस भुजा पर कोण एम और एन हैं, इस भुजा पर कोण एन और के हैं, और अन्य युग्म भी आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। खोज कीजिए पट्टियाँ और उन्हें बांधने की वस्तुएं लेकर एक त्रिभुज बनाइए। तो बच्चों आपको जैसे त्रिभुज के लिए 3 पट्टियाँ चाहिएंगी। मान लीजिए आपने 3 पट्टियाँ ले ली हैं और उनको बांधना है इस तरह से, जैसे इसको बांध लिया है यहाँ से और इनको यहाँ से बांधना है। तो इनको बांधते हुए बच्चों आपको ये त्रिभुज बनानी है, इस तरह से त्रिभुज। और एक चतुर्भुज बनाइए। और चतुर्भुज का आपको पता ही है कि 4 भुजाओं की आकृति होती है, और ये 4 पट्टियाँ लेकर आप इस तरह से बच्चों कोई चतुर्भुज बना लीजिए। ये पट्टियों को आप इस तरह से यहाँ पर बांध दीजिए। त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर पट्टियों को अंदर की ओर दबाने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पर आप जहाँ पर 2 पट्टियाँ बंधी हो उसको आप इस तरह से दबाने का प्रयत्न कीजिए। यही कार्य चतुर्भुज के लिए भी कीजिए, और इसी तरह से आपको चतुर्भुज के शीर्ष भी इस तरह से दबाने हैं। क्या त्रिभुज में कोई परिवर्तन आया? तो बच्चों आप जब इसको दबाएंगे बांधकर, तो आप देखेंगे कि त्रिभुज में कोई परिवर्तन नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि त्रिभुज की आकृति बच्चों दृढ़ होती है, क्योंकि इसमें 3 ही शीर्ष हैं। तो अगर इसको हम दबाएंगे तो आपस में ये और कहीं पर इस तरह से, मान लीजिए त्रिभुज है तो ये यहाँ पर इस तरह से नहीं मिलेंगे। बच्चों मान लीजिए ये त्रिभुज के शीर्ष हैं दोनों, ये ऊपर, अगर हम उनको कितना भी दबा लें इस तरह से, इनको दबाएंगे तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो त्रिभुज के शीर्ष बच्चों इस तरीके से होते हैं। यहाँ पर ये शीर्ष इस तरीके से होते हैं, अगर हम इनको कितना भी दबा लेंगे तो इनमें परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या त्रिभुज में कोई परिवर्तन आया? तो नंबर 1 में लिखेंगे त्रिभुज में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया, त्रिभुज में नहीं आया। ये कोने ज्यों के त्यों बने रहेंगे बच्चों, चाहे आप किसी भी कोने को दबाकर देख लीजिए, ये इस तरह से नहीं होंगे।
अब देखते हैं क्या चतुर्भुज में कोई परिवर्तन आया। लेकिन जैसे ही हम चतुर्भुज को दबाएंगे बच्चों, जैसे ये आकृति हमने बनाई है, इसको हम अगर मान लीजिए ये चतुर्भुज के शीर्ष इस तरीके से होते हैं, और भी मान लीजिए इसका ये दूसरा शीर्ष होता है, हम इनको यहाँ से बांधेंगे। लेकिन जैसे हम इनको दबाएंगे बच्चों तो ये आसानी से इस तरह से मुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हाँ चतुर्भुज में परिवर्तन आता है। हाँ चतुर्भुज के शीर्षों में परिवर्तन, चतुर्भुज के शीर्षों में परिवर्तन आता है। परिवर्तन आता है। क्या त्रिभुज एक दृढ़ आकृति है? तो दृढ़ का अर्थ होता है बच्चों, दृढ़ या रिजिड का अर्थ होता है बहुत ही मजबूत। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हाँ त्रिभुज एक मजबूत आकृति है या दृढ़ आकृति है। हाँ त्रिभुज एक दृढ़ आकृति है। अब देखते हैं बच्चों, क्या कारण है कि विद्युत टावरों में, इलेक्ट्रिक टावर्स जैसी संरचनाओं में त्रिभुजीय आकारों का प्रयोग किया जाता है, चतुर्भुजीय आकारों का नहीं, क्योंकि त्रिभुज की आकृति बच्चों बहुत ही दृढ़ होती है। त्रिभुजीय आकारों के कारण जो तार हैं उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है। अगर चतुर्भुज के आकार की हम तारों की संरचना कर दें विद्युत टावरों में तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो इसीलिए बच्चों त्रिभुजीय आकारों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि विद्युत टावरों में त्रिभुजीय आकारों का प्रयोग करने का कारण है त्रिभुज यह आकृति का बहुत ही दृढ़ होना। हमने यहाँ पर देखा था इनमें दबाव देकर कि जो चतुर्भुज के हम कोनों पर इस तरह से दबाव देंगे तो ये इस तरह से मुड़ सकते हैं बच्चों। मान लीजिए ये इस तरह से मुड़ सकते हैं, मान लीजिए सीधा है तो ये यहाँ पर मुड़ सकते हैं, ये आगे की ओर भी फैल सकते हैं इस तरह से। तो इसीलिए बच्चों विद्युत टावरों में त्रिभुजीय आकारों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आपको ये गतिविधि करके देखनी है। आपको 3 पट्टियाँ लेनी है और इसके लिए 4 पट्टियाँ लेनी है, और आपको इन शीर्षों को इस तरीके से दबाकर देखना है, इसके तीनों शीर्षों को, इसके चारों शीर्षों को, और फिर देखना है कि वास्तव में परिवर्तन आता है या नहीं आता है इसमें। आप ये गतिविधि करेंगे तब आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो इस वीडियो में बच्चों आपको कक्षा 6 के गणित से प्रश्नावली 4.5 के सवालों का हल करना आपको सिखाया गया। तो अगर आपको सवाल अच्छे समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।